नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जीवन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं अजीत सर आपका स्वागत करता हूं। आज मनोविज्ञान में खेल विधि को हम जानेंगे कि खेल विधि क्या होती है और खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का कैसा विकास होता है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा खेल विधि। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि खेल विधि होती क्या है, खेल विधि के माध्यम से बालक और बालिकाओं का कैसा विकास होता है, खेल विधि बालक और बालिकाओं के विकास में कैसे सहायक है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा खेल विधि। यहाँ पर ये जानेंगे कि खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया या खेल विधि के जनक कौन है। तो खेल विधि के जनक फ्रोबेल को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में आएगा कि खेल विधि के जनक कौन हैं तो हम कह सकते हैं कि खेल विधि के जनक फ्रोबेल हैं। या खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो खेल विधि का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि आधुनिक खेल विधि का, क्योंकि यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। तो भ्रांतियाँ ये है, यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि आधुनिक खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा कि आधुनिक खेल विधि का प्रतिपादन हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो खेल विधि का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आधुनिक खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो आधुनिक खेल विधि का प्रतिपादन हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आधुनिक खेल विधि का प्रतिपादन हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। कोल्डवेल कुक। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया, खेल विधि के जनक कौन है, तो हमारा सीधे तौर पर आंसर होगा कि खेल विधि का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आधुनिक खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो आधुनिक खेल विधि का प्रतिपादन हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया। अब आप लोग किस तरीके से ध्यान रखेंगे, जैसे देखेंगे, क्योंकि हम शब्दों को भूल जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, तो सीधे तौर पर हम इस तरीके से इसे यहाँ पर इतना ढक लेंगे तो ये हमें जो दिखाई पड़ता है वो बेल दिखाई पड़ता है। जब हम इसे देखेंगे तो वो बेल दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर भी हम फ्रा को जब इस तरीके से कर लेंगे तो ये भी हमारा बेल दिखाई पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि खेल विधि का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। उसके बाद में बात फिर वही आ जाती है कि आधुनिक खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो हेनरी कोल्डवेल, और ये भी शब्द आ गया बेल। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक खेल विधि का प्रतिपादन हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि ये खेल विधि है वो बालक और बालिकाओं के विकास में कैसे सहयोग करती है। अर्थात हम ये जानेंगे जो बालक का विकास प्रारंभ होता है वो खेल के माध्यम से विकास होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनोविज्ञान की एक शाखा है उसे हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बालक सीखता है तो वो बालक खेल विधि के माध्यम से सीखता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब बालक की या बालक बालिकाओं की जब सीखने की शुरुआत होती है वो खेल के माध्यम से ही होती है। अर्थात एक शिक्षक का ये दायित्व बनता है, एक गार्जियंस का ये दायित्व बनता है, एक माता पिता का ये दायित्व बनता है। यदि कोई भी बच्चा अगर खेल रहा है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे फटकारना नहीं चाहिए, उसे पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का शारीरिक विकास, खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का मानसिक विकास, और खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का संवेगात्मक विकास, खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का बौद्धिक विकास, खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का नैतिक विकास, खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का चारित्रिक विकास। तो इस तरीके से खेल विधि के माध्यम से बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास होता है। और जिसके माध्यम से बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास होता है
तो उसका इस टॉपिक में अहम रोल होगा। और हम ये भी जानेंगे कि हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, कोई भी शिक्षक, इस ऑल इंडिया ओवर में कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो उसके अंतर्गत इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और हम इस टॉपिक के अंतर्गत कम शब्दों के माध्यम से ये विषय वस्तु आप लोगों के तरफ पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए ये मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान होता है, एक आत्मा का विज्ञान होता है। इसके अंतर्गत बहुत विशालतम शब्दों का भंडार होता है और उन विशालतम शब्दों को हम नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि ये वास्तव में अधिगम है और अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसे हम कम शब्दों के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि खेल विधि है क्या। खेल विधि का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया और खेल विधि के द्वारा हम कह सकते हैं कि बालक और बालिकाओं का शारीरिक विकास, खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का शारीरिक विकास। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का मानसिक विकास। उसके बाद में नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का संवेगात्मक विकास। उसके बाद में नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का नैतिक विकास। उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का सामाजिक विकास। उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का शारीरिक विकास होता है, खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का मानसिक विकास होता है, खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का संवेगात्मक विकास होता है, खेल विधि के माध्यम से बालक और बालिकाओं का नैतिक विकास होता है, खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का चारित्रिक विकास होता है, खेल विधि के माध्यम से बालक और बालिकाओं का सामाजिक विकास होता है। और अर्थात हम कह सकते हैं कि खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि अगर देखा जाए, जब बच्चा खेलता है, बच्चों की तो बात ही खत्म, जब हम लोग खेलते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारा शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है, तो खेल विधि के माध्यम से होता है। वास्तव में अगर हम अगर खेलेंगे, घर पर ही बेड पर लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो क्या हमारा विकास होगा? विकास नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जब हमारा शारीरिक विकास होगा तो वास्तव में आगे की जो कड़ी आती है वो मानसिक विकास, क्योंकि हम कोई भी अगर खेल खेलते हैं तो वास्तव में वहाँ पर हमारे मस्तिष्क की ज़रूरत होती है। तो मस्तिष्क की जब हमारा मस्तिष्क हम उसमें लगाते हैं तो हमारा मानसिक विकास होता है। और सांवेगिक विकास का मतलब, संवेग का अर्थ ही होता है उथल पुथल। अर्थात हम कह सकते हैं संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित होना, और संवेग का अर्थ लिया गया उत्तेजना। देखा होगा जब हम किसी भी कार्य को सबसे पहली बार करते हैं तो हमारे अंदर एकदम उत्तेजना, हम भड़क उठते हैं। और धीरे धीरे देखा होगा कि अगर हम किसी कार को चलाते हैं, किसी बाइक को चलाते हैं, किसी भी हम 4 व्हीलर गाड़ी को चलाते हैं, तो देखा होगा कि शुरुआत में हमारी जो सांवेगिक प्रक्रिया वो स्थिर नहीं होती है। हम इधर ले जाते, कहीं उधर ले जाते हैं, कहीं बाइक से इधर गिरते हैं, कहीं उधर गिरते हैं। फिर धीरे धीरे देखा होगा कि नियंत्रण हो जाता है, जिससे क्या होता है? संवेगात्मक विकास। इसी तरीके से हम कोई भी खेल खेलते हैं तो खेल के माध्यम से हमारा कौन सा विकास होता है? संवेगात्मक विकास। खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं में नैतिकता आती है। जब बच्चे एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, और जब बातचीत करते हैं तो बालक और बालिकाओं में नैतिकता आती है। वो किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से। उसके बाद में खेल विधि के माध्यम से और बालक और बालिकाओं का सामाजिक विकास होता है। अब यहाँ से बनने वाला जो क्वेश्चन है
वो बनने वाला क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का विकास होता है। जैसे यहाँ पर आप थोड़ी सी लाइनों में ये देखेंगे, यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का कैसा विकास होता है, तो वहाँ पर अगर एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा शारीरिक विकास, दूसरे में दे दिया जाएगा मानसिक विकास, और तीसरे में दे दिया जाएगा सामाजिक विकास, और लास्ट ऑप्शन में दे दिया जाएगा सर्वांगीण विकास, तो हम ये कह सकते हैं कि खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं का जो विकास होता है वो सर्वांगीण विकास। तब हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सर्वांगीण विकास। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट ये जानेंगे कि खेल विधि के अंतर्गत कुछ पद्धतियाँ आती हैं, तो वो पद्धतियों के बारे में हम जानेंगे कि बालक और बालिकाओं को शिक्षा किस माध्यम से दी जानी चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वो मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति। अब यहाँ से यदि क्वेश्चन में आएगा कि मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो हम कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। मारिया मॉन्टेसरी। यदि क्वेश्चन में आएगा कि मॉन्टेसरी पद्धति में या मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो हम कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। जैसे देखो, आपको यहाँ से याद करने का तरीका कैसे पता लगेगा। देखो यहाँ से ये लिखा है माँ, और यहाँ से लिखा माँ से मॉन्टेसरी, और यहाँ से माँ से लिखा मारिया मॉन्टेसरी। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा कि मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। अब हम ये जानेंगे कि मॉन्टेसरी पद्धति में बालक और बालिकाओं को शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को शिक्षा खेल खेल के माध्यम से दी जाती थी। क्योंकि देखा जाए, अभी तो हमने ये बताया था कि खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का शारीरिक विकास, खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का मानसिक विकास, खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का बौद्धिक विकास, और खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का नैतिक विकास, खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का चारित्रिक विकास, और खेल विधि के द्वारा बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास होता है। अब बात आ गई इस खेल विधि की, तो खेल विधि के द्वारा बालक और बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है किस पद्धति में, तो हम कह सकते हैं मॉन्टेसरी पद्धति में। यहाँ से जो बनने वाला वो क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से रहेगा कि खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है किस पद्धति में, तो हमारा सीधे तौर पर आंसर रहेगा कि वो पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस पद्धति के अंतर्गत, इस पद्धति के अंतर्गत बालक बालिकाओं को शिक्षा, बालक बालिकाओं को शिक्षा खेल खेल के माध्यम से दी जाती है। अब यहाँ से यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस पद्धति में बालक और बालिकाओं को शिक्षा खेल खेल के माध्यम से दी जाती है, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा मॉन्टेसरी पद्धति। अब यहाँ से बनने वाले आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, मारिया मॉन्टेसरी ने। यदि क्वेश्चन में आएगा कि किस पद्धति में बालक और बालिकाओं को शिक्षा खेल खेल के माध्यम से दी जाती है, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा मॉन्टेसरी पद्धति। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं किंडरगार्टन पद्धति की।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं किंडर गार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति का एक दूसरा नाम और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किंडरगार्टन पद्धति को हम बालू उद्यान भी कहते हैं। बालू उद्यान, या जिसे हम बच्चों का, यदि क्वेश्चन में आएगा कि बालू उद्यान का अर्थ क्या होता है, तो हम ये बालू उद्यान का अर्थ कह सकते हैं बच्चों का बगीचा। बच्चों का बगीचा। यदि क्वेश्चन में आएगा, यदि क्वेश्चन में आएगा, यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बालू उद्यान का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं बालू उद्यान का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। यदि क्वेश्चन में आएगा कि किंडरगार्टन पद्धति का और किस पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं बालू उद्यान। अब यहाँ पर बाल माने मतलब हो गया बालक या बच्चे, यहाँ पर उद्यान का मतलब बगीचा, तो हम कह सकते हैं कि बालू उद्यान का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। और यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि इस पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। फ्रोबेल ने किया था। अब ये जानेंगे कि इस पद्धति के माध्यम से बालक और बालिकाओं को शिक्षा कैसे दी जाती है, क्योंकि आप लोगों को पहले हमने ये बताया कि मॉन्टेसरी पद्धति के माध्यम से बालक और बालिकाओं को शिक्षा खेल खेल के माध्यम से दी जाती है। तो इस बालू उद्यान पद्धति के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं इस किंडरगार्टन पद्धति के अंतर्गत बालक बालिकाओं को जो शिक्षा दी जाती है वो खेल, गीत एवं उपहार के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर हम अपने शब्दों के माध्यम से एक लाइन में लिखते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत, इस पद्धति के अंतर्गत, इस पद्धति के अंतर्गत बालक बालिकाओं को शिक्षा खेल, गीत एवं उपहार के माध्यम से दी जाती है। अब बात ये आती है, यदि क्वेश्चन में आएगा कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि किस पद्धति में बालक और बालिकाओं को शिक्षा खेल, गीत, उपहार के माध्यम से दी जाती है, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा किंडरगार्टन पद्धति। देखो अभी हमने बात की थी खेल खेल के द्वारा अगर बालक बालिकाओं को शिक्षा, तो मॉन्टेसरी पद्धति। यदि क्वेश्चन में आएगा कि खेल और खेल के बाद में गीत और गीत के बाद में उपहार का मतलब होता है पुरस्कार, तो पहले बालक से खेल और उसके बाद में गीत, और गीत के माध्यम से जब पुरस्कार, एक शिक्षक कहता है शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जब इस तरीके से कहता है तो वास्तव में बच्चे भी समझते हैं कि हमारे शिक्षक ने, हमारे गुरुजी ने हमसे क्या कहा। देखो हमें पुरस्कार दे रहे हैं, शाबाश कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चा सीख जाता है। देखो इस पद्धति के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बालक जो हैं वो किस तरीके से, बालक और बालिकाओं को जो शिक्षा दी जाती है वो आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि इस पद्धति से बालक और बालिकाओं को जो शिक्षा दी जाती है वो खेल, गीत एवं उपहार के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अब उसके बाद में ये जानेंगे कि ये खेल, गीत, उपहार किस तरीके से आता है, वो यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। जैसे देखो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा पहले या अब भी प्राथमिक विद्यालय होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे इस तरीके से इधर एक दूसरे का चेहरा देख सकें। बच्चे इस तरीके से एक गोलाकार आकृति में इस तरीके से बैठाए जाते हैं,
इस तरीके से यहाँ पर देखा होगा कि एक मास्टर साहब, एक गुरुजी यहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चों को एक गोले में जो एक दूसरे का चेहरा देख सकें। अब यहाँ पर एक बच्चा कहता है 2 एकम 2, तो दूसरा बच्चा भी कहता है 2 एकम 2। एक बच्चा कहता है 2 दूना 4, तो दूसरा बच्चा उसका चेहरा देख करके कहता है 2 दूना 4। तो यहाँ पर बच्चे ये समझते हैं कि वास्तव में हमारे मास्टर साहब ने, हमारे गुरुजी ने ये हमसे खेल खिलवा रहे हैं। और बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि वास्तव में ये पढ़ाई है। बच्चा तो ये समझता है कि वास्तव में हमारे मास्टर साहब हैं, हमारे गुरुजी हैं, वो क्या करा रहे हैं, वो खेल खिलवा रहे हैं। इस तरीके से देखा होगा कि छोटे आ से अनार, जब एक बच्चा कहता है, मास्टर साहब पहले कहते हैं बेटा बोलो छोटे आ से अनार, तब एक बच्चा कहता है छोटे आ से अनार, तो दूसरा बच्चा भी कहता है छोटे आ से अनार। तो इस तरीके से बच्चा ये समझता है कि वास्तव में ये खेल है, और उसके बाद में ये भी समझता है ये क्या है, एक गीत है। और जब बच्चे इस तरीके से कहते हैं छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, तो जब इस तरीके से बच्चे कहते हैं तो वास्तव में एक शिक्षक कहता है शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जब इस तरीके से कहते हैं तो वास्तव में बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर झलक उठती है, बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर दिखाई पड़ती है। और जब लहर दिखाई पड़ती है तो वास्तव में उनमें सीखने की उत्तेजना और अत्यधिक तीव्र हो जाती है। और देखा होगा कि जब बच्चे को एक शिक्षक डांटता नहीं है, उसे फटकारता नहीं है, उससे गुस्सा नहीं होता है, अब शब्द नहीं बोलता है, और जब शाबाश बहुत बढ़िया कहता है, तो वास्तव में बच्चे में सीखने की गति जो होती है वो 4 गुनी बढ़ जाती है। और यदि अगर माना जाए कि अगर कोई भी एक शिक्षक बच्चों को डांटता है, पीटता है, फटकारता है, तो वहीं पर बच्चों की जो सीखने की गति होती है वो 4 गुनी कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे छात्राध्यापक हैं, वास्तव में आप लोग एक अगर माना जाए अध्यापक बनने वाले हैं, तो आप लोग भी अगर बच्चों को पढ़ाने जाएं तो कभी भी किसी भी बच्चे को डांटना नहीं, कभी भी बालिकाओं को पीटना नहीं, फटकारना नहीं, उससे प्रेम स्नेहपूर्वक से ही बात करना। तो यहाँ से देखेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस पद्धति में बालक बालिकाओं को शिक्षा खेल के माध्यम से, खेल, गीत और उसके बाद में उपहार का मतलब होता है पुरस्कार होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन कि किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन पद्धति का दूसरा नाम क्या होता है, तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं बालोद्यान। यदि क्वेश्चन में आएगा कि बालोद्यान का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं बालोद्यान का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। तो हम ये कह सकते हैं बालोद्यान का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम तीसरी पद्धति पर चर्चा करेंगे। जो तीसरी हमारी पद्धति रहेगी उस पद्धति का नाम है डाल्टन पद्धति। तो हम ये जानेंगे कि डाल्टन पद्धति के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को शिक्षा कैसे दी जाती है, वो हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो यहाँ से ध्यान रखना है आप लोगों को, डाल्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डाल्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो हम कह सकते हैं कि डाल्टन पद्धति का प्रतिपादन मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये नाम थोड़ा विचित्र हमें लग रहा है, नाम हमें थोड़ा सा कठिन लग रहा है, और जब नाम कठिन लग रहा है तो हम अपने शब्दों के माध्यम से, एक जिसका संकेत होता है, संकेत के माध्यम से बहुत आसानी से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। हमने जब कहा कि वास्तव में आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराना है तो कराना है, एग्ज़ाम में ही क्वालिफाई नहीं बल्कि आपको नौकरी दिलवानी है, एक सीट दिलवानी है, ये मेरा वादा है, एक सीट दिलवानी है तो दिलवानी ही है।
देखेंगे यहाँ पर डाल्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। तो यहाँ पर डाल्टन पद्धति हम कह सकते हैं MDH। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है MDH, और MDH आप लोग जानते हैं कि वास्तव में ये मसाला होता है। MDH को हम क्या कहते हैं, एक मसाला है। तो आप लोगों को ध्यान रखना ये भी एक मसाला है। वास्तव में जब ये मसाला भी बहुत काम करेगा, यदि क्वेश्चन में आ जाएगा, जब तक जिस तरीके से सब्जी बनाई जाती है मसाला ना पड़े तब तक कोई स्वाद ही नहीं आता है। इसी तरीके से जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं, अगर हल नहीं कर पाएंगे तो तब भी उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। तो ये भी एक मसाला का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से डी का मतलब हो गया, डी का मतलब डाल्टन पद्धति। और यहाँ से हम कह सकते हैं ये एम है, एम का मतलब हो गया मिस, और उसके बाद में एक एच है, एच का मतलब हो गया हेलन, और उसके बाद में आपको पार्कहर्स्ट तो आगे मिल ही जाएगा। तो आपको सीधे तौर पर ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि डाल्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, तो हम कह सकते हैं कि डाल्टन पद्धति का प्रतिपादन मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। अब देख लिया होगा कि ये हमने कितने आसानी से सीख लिया। हमें ध्यान रखना है एक ही शब्द MDH, यहाँ डी का मतलब हो गया डाल्टन पद्धति, एम का मतलब हो गया मिस, और एच से हो गया हेलन। तो पूरा नाम हो गया मिस हेलन पार्कहर्स्ट। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि इस पद्धति के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को शिक्षा कैसे दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को शिक्षा देते समय बालक और बालिकाओं के समय सारणी पर हम कह सकते हैं बालक को के समय सारणी पर के अंतर्गत नहीं, हम कह सकते हैं बालक और बालिकाओं को जो शिक्षा दी जाती है वो एक बालक बालिकाओं को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत ये जो पद्धति है वो अनौपचारिक शिक्षा का समर्थन करती है। अर्थात इस पर कोई समय सारणी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जब प्रतिबंध नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को शिक्षा एक स्वतंत्र रूप से दी जाती है। अर्थात बालक कहीं भी सीख सकते हैं, घर पर सीख सकते हैं। जैसे देखा होगा अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है, औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है, औपचारिक शिक्षा का मतलब जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है, जो कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा ये है कि एक निश्चित समय नहीं, एक निश्चित स्थान पर नहीं, जिस समय मर्जी आई बालक की, जिस समय बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई उस समय बालक शिक्षा प्राप्त करता है, उस समय बालक पढ़ाई करता है, उस समय बालक कुछ ना कुछ सीखता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। अर्थात हम कह सकते हैं घर पर दी जाने वाली शिक्षा, बगीचों में दी जाने वाली शिक्षा, अर्थात किसी निश्चित स्थान पर नहीं कि पहले से निश्चित नहीं किया जाता है, जिस समय स्वतंत्र रूप से जो दी जाने वाली शिक्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कुछ शब्दों के माध्यम से, डाल्टन पद्धति के माध्यम से, या हम कह सकते हैं इस पद्धति के अंतर्गत, इस पद्धति के अंतर्गत बालक बालिकाओं को शिक्षा देते समय समय सारणी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अर्थात यह पद्धति अनौपचारिक शिक्षा का समर्थन करती है।
अर्थात यह पद्धति अनौपचारिक शिक्षा का समर्थन करती है। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि किस पद्धति के अंतर्गत बालक बालिकाओं को शिक्षा देते समय समय सारणी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो हमारा सीधे तौर पर आंसर होगा डाल्टन पद्धति। सीधे तौर पर हमारा आंसर क्या होगा? डाल्टन पद्धति। यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि कौन सी पद्धति अनौपचारिक शिक्षा का समर्थन करती है, तो हम कह सकते हैं कि डाल्टन पद्धति अनौपचारिक शिक्षा का समर्थन करती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं परियोजना योजना, या हम जिसे कह सकते हैं प्रोजेक्ट पद्धति। तो इसके बाद में हम देखेंगे इसके बाद में हम जानेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति। इस प्रोजेक्ट पद्धति का दूसरा नाम, या हम जैसे इसे कह सकते हैं इसका हिंदी नाम, हिंदी में इसका नाम है, हम कह सकते हैं योजना विधि। योजना विधि, या इसी को हम कह सकते हैं परियोजना विधि। परियोजना विधि। देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, योजना या परियोजना अर्थात योजना बनाना, अर्थात एक प्रयोजन करना, एक प्रयोग करना, तो इसी को हम कहते हैं योजना या परियोजना। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन में आएगा कि प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ से हम इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया था। किलपैट्रिक ने किया था। आपको ये ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया था। अब उसके बाद में ये भी आ जाती है कि किलपैट्रिक के गुरु का नाम था जॉन ड्यूवी। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ जाएगा जॉन ड्यूवी। तो जो जॉन ड्यूवी थे वो किलपैट्रिक के गुरु थे। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं ये गुरु और उसके बाद में ये शिष्य, इतना ध्यान रखना है। तो अर्थात हम कह सकते हैं यदि वास्तव में अगर पूछ दिया जाए कि प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन हैं, तो हमारा आंसर होगा किलपैट्रिक। अगर वहाँ पर यदि क्वेश्चन में आ जाएगा कि योजना या परियोजना विधि का समर्थन किसने किया था, तो योजना और परियोजना विधि का समर्थन जॉन ड्यूवी ने किया था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सीधे तौर पर हमें ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, किलपैट्रिक ने किया था। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा ये करेंगे कि इस पद्धति के माध्यम से, या हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से बालक और बालिकाओं को शिक्षा कैसे दी जाती है। तो हम कह सकते हैं इस पद्धति के माध्यम से बालक और बालिकाओं को शिक्षा चार्ट, मॉडल और नक्शा के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से, प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से, पद्धति के माध्यम से बालक बालिकाओं को, बालक बालिकाओं को शिक्षा चार्ट, मॉडल
चार्ट, मॉडल, नक्शा एवं मानचित्र के द्वारा दी जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन में कैसे आएगा कि किस पद्धति के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को शिक्षा चार्ट, मॉडल, नक्शा एवं मानचित्र के द्वारा दी जाती है, तो वहां पर हमारा आंसर ये होगा कि प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से बालक बालिकाओं को शिक्षा चार्ट, मॉडल, नक्शा एवं मानचित्र के द्वारा दी जाती है। अब देखो बात यहाँ पर समझने की है। यहाँ पर हमने ये बोला क्या, योजना और प्रयोजना। यहाँ पर मैंने ये बोला कि योजना और प्रयोजना, इसका मतलब योजना बनाना होता है, प्रयोजना प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए चार्ट को बनाया जाता है, मॉडल को बनाया जाता है, नक्शा को बनाया जाता है, मानचित्र को बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो हम सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट पद्धति के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को शिक्षा जो दी जाती है वो चार्ट, मॉडल, नक्शा एवं मानचित्र के द्वारा दी जाती है। अब यहाँ से देखो आप लोगों को याद करने का तरीका कैसे, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पर ध्यान रखना है, ये लिखा है प्रोजेक्ट, ये लिखा है प्रोजेक्ट, तो आप लोगों को सीधे तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे पैट्रिक, यहाँ पा से प्रोजेक्ट और पा से पैट्रिक, आपको याद रखना है 10 बार यही कहना है, पा से प्रोजेक्ट और पा से पैट्रिक, बस याद हो गया। आपने जो 10 बार अगर देखा होगा कि जिसने आप लोग देखा होगा कि राम नाम जब जपते हैं तो कई बार कहते हैं राम 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 कई बार, तो कुल मिला करके वही हमारे मस्तिष्क में एकदम छप जाता है, उसी का संप्रत्यय एकदम हमारे मस्तिष्क में वैसा ही विकसित हो जाता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। आपने जो 10 बार बोला कि पा से प्रोजेक्ट, पा से पैट्रिक, पा से प्रोजेक्ट, पा से पैट्रिक, तो अपने आप ध्यान हो जाएगा कि प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, किलपैट्रिक ने। उसके बाद में इनके गुरु ने भी समर्थन किया था। किलपैट्रिक के गुरु का नाम था जॉन डेवी। यदि क्वेश्चन में आ जाएगा कि योजना विधि या प्रयोजना विधि का समर्थन किसने किया था, तो हम कह सकते हैं कि योजना या प्रयोजना विधि का समर्थन जॉन डेवी ने किया था। उसके बाद में बात ये आती है कि इस पद्धति के माध्यम से बालक और बालिकाओं को शिक्षा कैसे दी जाती है, तो इस पद्धति के माध्यम से बालक और बालिकाओं को शिक्षा चार्ट, मॉडल, नक्शा एवं मानचित्र के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि की। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ह्यूरिस्टिक विधि की। ह्यूरिस्टिक पद्धति, या इसी को हम कह सकते हैं अन्वेषण पद्धति, या इसी को हम कह सकते हैं खोज पद्धति, खोज विधि, और इसका प्रतिपादन किया था ह्यूरिस्टिक। यदि क्वेश्चन में आएगा कि ह्यूरिस्टिक पद्धति का प्रतिपादन किया था, तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इस पद्धति को हम कैसे याद रखेंगे। देखो यहाँ पर आर्म का मतलब होता है खोज, आर्म का मतलब होता है खोज या खोजना, और स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। तो यहाँ से हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। और ये सीधी बात ह्यूरिस्टिक का हमने बता दिया कि अन्वेषण विधि, और इसी को हम कहते हैं खोज विधि। तो ये अपने नाम में ही समाहित है
यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ह्यूरिस्टिक पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। ह्यूरिस्टिक पद्धति को अन्वेषण पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक पद्धति को हम खोज विधि के माध्यम से खोज विधि भी कहते हैं। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि इस पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, तो हम कह सकते हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि अन्वेषण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि इस पद्धति के माध्यम से बालक और बालिकाओं को शिक्षा कैसे दी जाती है, कैसे प्रदान की जाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ह्यूरिस्टिक पद्धति के माध्यम से ह्यूरिस्टिक पद्धति के अंतर्गत बालक बालिकाओं को शिक्षा पुस्तकों एवं यंत्रों के माध्यम से माध्यम से दी जाती है। तो आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है कि पुस्तकों और यंत्रों के माध्यम से शिक्षा किस पद्धति में दी जाती है, तो सीधे तौर पर हमारा आंसर होगा ह्यूरिस्टिक पद्धति। देखो, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पद्धति हुई, कोई भी विधि हुई, तो उसमें अगर माना जाए बहुत कुछ है। अगर एक पद्धति को हम पढ़ेंगे तो कम से कम हम 12-13 घंटे या पूरे दिन या 1 साल तक लगा देंगे, तब तक उस पद्धति के बारे में कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। हम अपनी परीक्षा को देखते हुए, अपने एग्ज़ाम को देखते हुए कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, किन शब्दों से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हमें विद्वान तो बनना नहीं है। अगर विद्वान हमें बनना है तो वास्तव में हमें कम से कम 3 या 4 साल चाहिए। ये नहीं कि वास्तव में हम कुछ ही समय में, कुछ ही शब्दों में 1 घंटे में विद्वान बन जाएं, ऐसा तो संभव है नहीं। विद्वान बनने के लिए हमें बहुत चीज़ें चाहिए, इसलिए हमने कम शब्दों के माध्यम से आपको सिखाने का, विषय वस्तु आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और निश्चित तौर पर ये जानेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम में बनने वाला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा इससे टच होता हुआ ही जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि नहीं, इस पद्धति में और कुछ है। हाँ, हम भी कहते हैं इस पद्धति में बहुत कुछ है। यदि माना जाए मॉन्टेसरी पद्धति में बहुत कुछ है और शब्दों का वर्णन किया गया। उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि किंडरगार्टन पद्धति के अंतर्गत, उसके बाद में डाल्टन पद्धति के अंतर्गत। लेकिन आप अपने एग्ज़ाम को देखते हुए कि वास्तव में हमारा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किन शब्दों के द्वारा बनेगा, हमें उन्हीं शब्दों को ध्यान रखना है। अर्थात हमें सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। नहीं तो एक ही टॉपिक में उलझे रह जाएंगे, और माना जाए समय बहुत कीमती होता है। कहते नहीं कि एक पल अगर गुजर जाए तो एक पल, एक घड़ी, एक सेकंड आपके लिए बहुत होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो समय गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन, तो आप लोगों को हमने साथ साथ टॉपिक को लेकर के चले, पद्धति को लेकर के चले, और उसके बाद में उससे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में भी हमने बताया कि यहाँ से किस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए आपका इतना, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।